at the last and the final session of our conference for 2026. And you all have been so amazing and so incredible. And with this, without any further ado, we now move on to the next session, which is the 9th session on the topic Chini Tez Ya Mandi, one of the most anticipated discussions of the conference, a session that promises sharp insights and spirited debate on market trends and outlook. I'll take the opportunity to invite on stage our moderator. Let's please put our hands together for Mrityunjay Jha. And now let's get our panel to come on stage. Anshul Sharma, Atul Chaturvedi, Vijendra Singh, and Sandeep Kadam. A very warm welcome to all of you. Chini Tezi Ya Mandi. Over to our moderator, Mr. Mrityunjay Jha. थैंक यू वेरी मच। और ये चूँकि आखिरी पैनल है और इस पैनल का टॉपिक है चीनी तेज़ी या मंदी। बहुत शार्प है ये लाइन, तेज़ी मंदी, और ऐसे वक्त में चीनी मंडी का ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है जब चीनी को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत डिबेट है चीनी के ऊपर। और चीनी के साथ साथ चूँकि एथनॉल की स्टोरी आ गई है बहुत सारी, तो उसकी वजह से चीनी बहुत ज़्यादा बजिंग है इस वक्त। और ऐसे वक्त में तेज़ी मंदी की बात करना, जो हालात अभी ग्लोबल मार्केट में है या फिर इंडियन मार्केट में है, बड़ा टफ काम है। तो मैं इस पैनल की शुरुआत करूं उससे पहले जानना चाहता हूं कि आप सब चीनी में तेज़ी चाहते हैं या मंदी चाहते हैं? सब चाहते हैं तेज़ी। तो बड़ा काम टफ हो रहा है अतुल जी कि कैसे इसको बताया जाए कि चीनी में आगे तेज़ी या मंदी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, चूँकि चीनी को लेकर जो अनुमान आए थे शुरुआत में उत्पादन के, वो सारे अनुमान गलत साबित हो गए आखिर आते आते सीज़न के। तो उसको लेके डायनेमिक्स भी शुगर के बदल गए। मतलब आप सोचिए कि जो चीनी हम एक्सपोर्ट करने वाले थे, 15 लाख टन एक्सपोर्ट अलाउ भी हो गया था, बाद में उसको रोक दिया गया। सिचुएशन ये बन गया क्योंकि सारे प्रोडक्शन के एस्टिमेट कम हो गए। तो अब जरा आप बताइए अतुल जी कि अभी के हालात में चीनी की डिमांड सप्लाई की बैलेंस शीट हमारी कैसी है? देखिए मृत्युंजय जी, ये साल जब अपना स्टार्ट हुआ था तो मैं समझता हूँ रफली अबाउट 5 मिलियन टन के आसपास का अपने पास ओपनिंग स्टॉक था। उस समय बातें हो रही थी कि शायद 34 मिलियन टन का सुक्रोज बनेगा और सब कुछ होगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। और अंत जो अभी दिखाई दे रहा, सीज़न ख़त्म हो गया है, कि हम लोगों का जो प्रोडक्शन है शुगर का वो केवल 28 मिलियन टन का रह गया। और जो ये है क्या नाम एथनॉल में डाइवर्जन, वो भी मैं समझता हूँ पूरा 3 मिलियन टन भी नहीं हुआ है, वो भी 3 मिलियन से थोड़ा कम ही हुआ है। और शुगर के प्राइसेस तो आप देख रहे हैं थोड़े बहुत पहले से सुधरे ही हैं, और वो आज भी शुगर के प्राइसेस जो हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई है, उससे अभी भी कहीं नीचे हैं। और अब जो आने वाले महीने हैं, इसमें एल नीनो किस करवट बैठेगा, ये ज़रा सोचने वाली बात है। और अभी तक जितने भी सुबह से प्रेजेंटेशंस हुए हैं, सब कुछ हुआ है, या वेदर के ऊपर भी जो बात हुई है, उसमें भी ये है कि एल नीनो इस बार काफ़ी तंग करेगा। और शुगर बेल्ट जो है, यानी कि महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, यूपी में तो चलो थोड़ा इरिगेशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो उतना ज़्यादा शायद इफेक्ट ना हो। तो मेरा मानना ये है कि कुछ भी हो, क्रॉप इस बार पिछले साल से कम रह सकती है। और अगर वो सीन रहता है, और इस साल चूंकि एक्सपोर्ट भी हुआ करीबन 6-7 लाख टन, तो हो सकता है कि अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है गवर्नमेंट एस्टिमेट करे कि 5 मिलियन टन के आसपास होगा। मेरा मानना है कि उससे कहीं ज़्यादा कम होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत तेज़ी दिखाती हैं। और हिंदुस्तान में तेज़ी का व्यापार करना, जबकि सारी चीज़ जब रेगुलेटेड है, सारी तेजी मंदी जो है ना, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल।
तो इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है। इंटरनेशनली कुछ भी तेजी मंदी होती रहे उसका इंडिया में इफेक्ट नहीं हाँ, होता। लेकिन जो बात अतुल जी ने कही ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे याद है पिछली बार जब शुगर के आंकड़ों पर हमारी बात हो रही थी प्रोडक्शन के फिगर पे, और जब बहुत ज़्यादा उत्पादन के आंकड़े सामने आ रहे थे, उस वक्त अतुल जी ने एक इंडिविजुअल की हैसियत से हमें ये बताया था कि इस बार शुगर का प्रोडक्शन कम होगा। उस वक्त इन्होंने बहुत सारे फील्ड विजिट किए थे अलग अलग लोकेशन पे जाके, और इन्होंने कहा था कि इस बार सिचुएशन एक्चुअली टाइट रहने वाली है। एग्जैक्टली वही हुआ। बाद में सारे जो बड़ी एजेंसियां हैं उनको अपना एस्टिमेट रिवाइज करना पड़ा। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी कि आपने सही वक्त पे गाइड भी किया था। लेकिन अब सवाल ये है, अंशुल जी आप बताइए, क्योंकि अब तो मतलब आंकड़ों के लिए जिस तरह के आंकड़े सामने आते हैं और कई बार लोगों का भरोसा उठ जाता है कि पता नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पॉइंट में डेटा दिया जाता है। जब शुरुआत में अनुमान आते हैं कि इतना पॉइंट प्रोडक्शन होगा एग्जैक्टली, और बाद में वो सारे आंकड़े गलत साबित हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अभी के अब ट्रेड के हिसाब से मैं अगर आपसे पूछूं कि 278 लाख टन के आसपास का एक मोटा मोटी फिगर प्रोडक्शन का सामने आ रहा है, जो कि एक गवर्नमेंट वेरीफाइड भी आप कह सकते हैं। ट्रेड का एस्टिमेट क्या है, आप लोगों का एस्टिमेट क्या है? क्या इतना प्रोडक्शन है इस बार शुगर का, या आपको लगता है कि इससे भी कम? सी अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो शुगर में एग्जैक्ट नंबर देना आई बिलीव ये किसी के भी बस में नहीं है, बट या एक जो रफ एस्टिमेशन ऑन विच मार्केट इज ट्रेडिंग अबाउट, द रेंज इज मोर और लेस सेम. द मार्केट इज ऑल्सो ट्रेडिंग अबाउट विथ नंबर्स लाइक 27.5 to 27.8 मिलियन टन, लाख 2 लाख टन प्लस माइनस. देर इज ए स्किप, तो वो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मार्केट नंबर्स इफ वी टॉक अबाउट. या तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि 20 हाँ मतलब क्या आपने बताया फिगर, क्या 27.5 to 27.8. तो जो ये फिगर आप लोग कोट कर रहे हैं, क्या इसके हिसाब से फिर शुगर एक्सपोर्ट बैन का डिसीजन सही है? सर कल भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि जो एक्सपोर्ट बैन का जो डिसीजन लेना है, आई वुड से इट शुड बी कम विद ए सिस्टमेटिक मैनर, नॉट लाइक ए ओवरनाइट कॉल. वी आर नॉट इनटू वॉर लाइक सिचुएशन कि आज वॉर हो गई है, हमने इमरजेंसी बटन दबा दिया है. इफ़ वी फील कि हमारे नंबर्स डाउन हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए, और नंबर्स भी ऐसे नहीं कि ऑल ऑफ सडन डाउन हो गए हैं. I believe ISTA, ISMA, a lot of organization are there who are coming up with their number, and the numbers are taking round in the market from the Jan-Feb onwards. So there was a fair time that we should have gone to the systematic way. क्या वो सिस्टमेटिक वे क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं कि अचानक से पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए. अभी 8 लाख टन के एक्सपोर्ट के आंकड़े सामने आ रहे हैं. अगर 15 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाए और सप्लाई सिचुएशन और टाइट हो जाए, तब आप करें कि डिसीजन लेना चाहिए? जब दाम बढ़ जाए तब डिसीजन लेना चाहिए? नहीं, ये तो मतलब लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर तो उठाते हैं ना, मतलब उठाया जाता है. प्रिकॉशनरी सर, ये प्रिकॉशनरी मेजर एक होता है कि ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगा देना कार में. ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्शन नंबर इन लाइन नहीं है जो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थे, सो लाइक मार्च में वी वर प्लानिंग टू गिव सम 5 लाख टन ऑफ एडिशनल एक्सपोर्ट. तो आई डोंट नो वो थॉट प्रोसेस भी मैं जरा उस पे आऊंगा. बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो बात आप कह रहे हैं. वो थॉट प्रोसेस भी कहाँ से आंकड़े जो मार्केट में भी घूम रहे हैं, अगर वो आंकड़े सही साबित हुए तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या होगा. लेकिन मैं इस पर आऊँ उससे पहले जरा ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं कदम साहब. अब जैसे एक्सपोर्ट की बात हो रही है, जब एक्सपोर्ट बैन नहीं हुआ था उस वक्त जब हम शुगर पे इंटरव्यू करते थे तो इंडस्ट्री ये कहती थी कि अभी एक्सपोर्ट का मार्केट हमारा वायबल नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे 15 लाख टन एक्सपोर्ट. 6-7 लाख टन 8 लाख टन कर लिया तो बहुत है, और 15 लाख टन तो किसी भी सूरत में होना नहीं है. और तब मैं पूछता भी था कि अगर 15 लाख टन नहीं होना है तो फिर सरकार बैन कर दे इसको, और एग्जैक्टली बाद में वही हुआ. तो आपको लगता है कि ग्लोबल मार्केट अभी फेवरेबल नहीं था इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए? ऐसे में अगर बैन हो भी गया तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, या आपको लगता है कि इम्पैक्ट है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. तो मृत्युंजय जी, ऐसा है कि रिसेंटली जो शुगर का मार्केट है वो शुगर के फंडामेंटल से थोड़ा डिस्कनेक्ट होकर क्रूड से ज़्यादा कनेक्ट हुआ था, बिकॉज जो इथेनॉल से जो लिंकिंग है शुगर इंडस्ट्री का, तो इसकी वजह से अग्री इनिशियली यही बातें थी कि 8 लाख टन नहीं जा पाएगा, 10 नहीं जा पाएगा, 15 तो पहुंच ही नहीं पाएगा. बट इवेंचुअली जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से क्रूड ऊपर आता था, शुगर भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड था. तो इसकी वजह से प्लस इंडियन रुपी जो वीकनेस हुआ, which is probably most aggressive weakness in the recent few decades, तो उसकी वजह से काफ़ी शुगर कनेक्ट होती थी. प्लस रीजनल मार्केट्स थी जैसी सोमालिया, श्रीलंका, जिबूती, ये मार्केट्स के लिए इंडिया वाज काइंड ऑफ अ कैप्टिव ओरिजिन. तो वो सप्लाई वहाँ कनेक्ट होता ही था, और वो श्रीलंका जैसी मार्केट लिए तो 5-6 लाख टन की मार्केट
छोटी सी है बट वो है, हो जाता है इतना एक्सपोर्ट? हो जाता, हाँ हो जाता सकता तो था। अच्छा हुआ फिर डिसीजन, मतलब अगर बैन कर दिया तो? हाँ अच्छा, ऑफ कोर्स फ्रॉम लुकिंग फ्रॉम अ डोमेस्टिक सप्लाई साइड सिचुएशन अच्छा हुआ कि वो टाइमली अरेस्ट कर दिया। टाइमली डिसीजन आप कह रहे हैं हाँ, इसको, नहीं तो है ना? और प्रॉब्लम आगे बढ़ फेस करना सकता पड़ता। ठीक है, अब मैं एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ, और आप लोगों को इस पैनल के आखिर में जो बात आप लोग जानना चाहते हैं कि चीनी का प्राइस होगा क्या अक्टूबर नवंबर में, वो भी आपको मिलेगा, हम टारगेट भी लेंगे। लेकिन अब जो सवाल अतुल सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल सबके मन में होगा और इसको लेके बहुत डिबेट है कि एक्चुअल फिगर है क्या। मैं आपसे जरा जानना चाहता हूँ कि जो अभी अप्रैल तक जो रिलीज है गवर्नमेंट की तरफ से चीनी का, वो करीब करीब 156 लाख टन के आसपास का है, राइट? अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 10 लाख टन एडिशनल सप्लाई भी हुआ है विदाउट रिलीज, तो इसको भी अगर आप जोड़ लें तो ये और ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब ये कि एवरेज जो मंथली रिलीज है वो करीब करीब 23,80,000 टन के आसपास का है। इसको अगर आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट 286 लाख टन के आसपास का बैठता है। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन मान लीजिए 286 है, तो क्या फिर जो हमारी अभी जो प्रोडक्शन का फिगर हमारे सामने आ रहा है, उसको देखते हुए क्या अक्टूबर नवंबर में बहुत टाइट सिचुएशन होने वाला है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्टूबर का फेस्टिव सीजन होता है, 26 लाख टन की दिवाली के आस मतलब महीने की डिमांड होती है आमतौर पे, तो ये भी फिगर आ रहा है कि हो सकता है कि 1 नवंबर को हमारा जो ओपनिंग स्टॉक हो वो 5 लाख टन के आसपास ही बने। ये रियल फिगर है या आपको लगता है कि ये बहुत ही डराने वाला फिगर सर्कुलेट किया जा रहा है मार्केट में? नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। कल ये मुद्दा जब जॉइंट सेक्रेटरी साहब यहाँ पे थे तो उनसे भी ये पूछा गया था कि क्या हुआ, तो व्हाट ही सेड वाज कि 7-8 लाख टन जो कोटा है उससे ज़्यादा शक्कर बिकी है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। आज जो चीनी के दाम दबे पड़े हुए हैं ना, वो इसलिए है कि उन्हें एक्स्ट्रा शुगर गांव में आ गई जो प्रेशराइज कर रही है। तो ये कोटे से इसका इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स आज स्टॉक बिल्डअप हो गया है ट्रेड के पास या कंजम्पशन लेवल पे। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली जो स्टॉक लेवल्स जो गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि क्लोजिंग स्टॉक के इतना होगा, शायद उतना तो नहीं होगा। हमारी नंबर्स इससे काफ़ी कम हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ एक बार ये है कि थोड़ा सा टाइट स्टॉक्स करेगा। पर इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोगों को डर क्यों लगता है। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान को 5 लाख 10 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ जाए शक्कर, वर्ल्ड मार्केट में तो शक्कर की कोई कमी है नहीं, तो इससे कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है। तो अब ये बेहतर ये रहेगा, मैंने आपके चैनल पे भी एक मरतबा बोला है कि जो आज एथेनॉल पे अपने लोगों का थ्रस्ट है, तो बेस्ट इज़ कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो क्रशिंग का पीरियड है, उसमें आप केन जूस से जितना एथेनॉल एक्स्ट्रा बना सकते हो बनाओ। और जब ऑफ सीजन का पीरियड है, उस पीरियड में शुगर को इंपोर्ट कर लो, क्या दिक्कत है? आप तो क्या कह रहे हैं कि इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपोर्ट आप सोचिए अगर इंडिया में अभी ये अनाउंसमेंट हो जाए या सिर्फ कोई सिग्नल मिल जाए कि भारत चीनी का इंपोर्ट करने वाला है, तो ग्लोबल मार्केट फिर क्या हो जाएगा? आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर सर इंपोर्ट ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट कर लेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, तो क्या गुनाह इस बात में है कि जिन लोगों ने मिसगाइड किया मार्केट को? आप बताइए कि कहाँ तो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे 15 लाख टन, अब अगर इंपोर्ट की नौबत आ जाए तो जो फिगर सर्कुलेट किए गए थे सरकार के सामने, उस पर क्या कहेंगे सर? फिर आप नहीं, ये बात में ये दिखाएगा ना सब बात की नहीं, वो बहुत बिल्कुल ज़्यादा उत्पादन है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। कल ये मुद्दा भी उठा था, तो क्योंकि जो इनने गवर्नमेंट ने वो क्या नाम उस समय के आंकड़ों के बेसिस पे जो इनिशियल रिलीज किया था, तो उन लोगों का कहना ये था कि बाजार बहुत ज़्यादा ना डूब जाए हिंदुस्तान का डोमेस्टिक मार्केट, इसके लिए एक्सपोर्ट का हमने अनाउंसमेंट करवाया था। तो बेसिकली टू एंश्योर कि डोमेस्टिक के वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा ना डूब जाएं, इससे थोड़ी सी रहें। बट हैविंग सेड दैट, उस पीरियड में अगर गल्फ वॉर नहीं होती या हम हिंदुस्तान की करेंसी इतनी ज़्यादा कमज़ोर ना होती, तो मैं समझता हूँ ये जो कोटा था ये कोटे का कोटा ही रह जाता। बट हैविंग गिवन द कोटा, उसके बाद जो अंशुल बोल रहा है कि जो ओवरनाइट बैन करके सबके, इसके साथ और 3660 प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक होती है।
तो उसका बेस्ट तरीका ये था कि ठीक है आप क्रेडिबिलिटी तो जाने सर फिगर से देते भी खराब होती है ना, और- गलत फिगर आने से। और इंपोर्ट कर लेते उतना अगर ज़रूरत पड़ती तो। मतलब अपने लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है क्या, उसके साथ साथ और बहुत चीज़ें, बहुत सारे बायर्स जो हैं वो एडवांस भेज देते हैं 20% 30%, तो बैलेंस डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक, और ये सब बहुत सारी चीज़ें। और आप ये क्या नाम कंटेनर बुक कर लेते हो, आप वेसल में स्पेस बुक कर लेते हो, इस ओवरनाइट ये सब चीज़ें आपको कैंसिल करनी पड़ती है। प्लस अगर आपने उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि एक्सपोर्ट इज बेसिस द गवर्नमेंट पॉलिसी, तब तो आप बच जाओगे। अगर वो नहीं लिखा है तो भी आप फंसोगे। नहीं, मैं ये सर आपने अच्छी बात की, लेकिन मैं इस पर क्या होता है कि जब आप ऐसा कोई डिसीजन आता है या कोई पॉलिसी इसको लेके बनती है, तो ये दोनों तरफ से होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्टेबल पॉलिसी रखें, या सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इमेज खराब ना हो ग्लोबल मार्केट में, ये ट्रेड की भी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने बात सडन कोई पॉलिसी चेंज करना वो ठीक नहीं है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए भी, लेकिन फिर इंडस्ट्री भी तो मिसगाइड कर रही है ना। मतलब इंडस्ट्री से मेरा सेंस है कि जो लोग सरकार को पॉलिसी पे एडवाइस दे रहे हैं वो भी तो मिसगाइड कर रहे हैं ना। वो कह रहे थे 15 लाख टन एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। नहीं, वो कह रहे थे कि हमारे पास बहुत चीनी है, 15 लाख टन हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका मतलब मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है, और जिसकी वजह से ये एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोग सब भी मिसगाइड हुए हैं कि आज 34 मिलियन और 34.5 मिलियन का। तो व्हाट आई वाज सजेस्टिंग टू, यहाँ पे बलानी साहब भी थे कल, मैंने उनको यही सजेस्ट किया। मैंने कहा देखिए, आप इस्मा की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्यों क्वेश्चन मार्क लगवाते हो? बेस्ट इज़ कि आप ये बाहर की एजेंसीज के ऊपर आप वो दे दीजिए काम। जैसे आप यूपी में कोई एजेंसी को दें, कर्नाटका में दें, या मध्य ये महाराष्ट्र में दें, और उनके जो वो हैं फाइंडिंग्स, उसके बेसिस पे आप क्रॉप डिक्लेयर करो। तो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट इस्मास क्रॉप, इट इज़ अ क्रॉप बीइंग, ये जितनी एजेंसीज हैं उनका। यही चीज़ हम लोगों ने फेस की थी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन, जिसका मैं चेयरमैन हुआ करता था, उस समय जो मस्टर्ड की क्रॉप के आंकड़े हुए या कैस्टर के आंकड़े हुए, वो बहुत वेरिएशन होता था सी जो देता। तो मैंने कहा ये वाई शुड सी का नाम क्यों ख़राब करते हैं? बेस्ट इज एग्री वॉच या कोई दूसरी कंपनी को दो, तो वो देगा तो गाली पड़ेगी कि उसको पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब गाली से तो बच सकते हैं, लेकिन मार्केट के फियर का क्या करेंगे, या मार्केट में जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच पैदा होगा उसको कैसे आप करेक्ट करेंगे? लेकिन अंशुल जी, अब आप जरा बताइए कि आपके हिसाब से 1 अक्टूबर 2026 को, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 अक्टूबर 2026 को हमारे पास चीनी का कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा? जैसा कि अभी अतुल सर ने बताया, या मार्केट में जो फिगर्स आ रहे हैं, अगेन आई वुड से टू फिक्स अप ए नंबर, टू फिक्स ए नंबर और थ्रो माई नंबर और एनी वन नंबर, प्लस माइनस करके बोल दो आप, प्लस माइनस। इट इज लाइक गवर्नमेंट इज गिविंग ऑल अबाउट नंबर गेम। नंबर नहीं होगा तो फिर मजा नहीं है। सब नंबर में, इट्स सब लाइक नंबर के लिए बैठे हैं इट्स यहाँ। लाइक ए सिंपल मैथमेटिक्स। लाइक आपने बोला कि 4.5 का ओपनिंग था, प्रोडक्शन आपने बोला कि 27.5 है, 27.8 का है, कंजम्पशन आप उसमें से माइनस कर दें और 8 लाख टन 7 लाख टन के एक्सपोर्ट्स को माइनस कर दें, तो बैलेंस फिगर विच इज कमिंग लाइक 3.8 और 4, सो इट्स लाइक ए सिंपल मैथमेटिक्स। वो नंबर आप यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी ए नंबर 3.8 और 3.8 ऑलमोस्ट है ना, 3.8 to 4 बिकॉज अभी आपके जो सीजन बाकी है, आपके 6 महीने का कंजम्पशन बाकी है, आपका कंजम्पशन का जो भी नंबर आता है उसको उतना डिडक्ट कीजिए, एंड दैट विल बी द फाइनल नंबर। 40 ही पकड़ के चलता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक व्यू। Yeah. कदम साहब, अगर मान लो 40 लाख टन का हमारे पास स्टॉक है अक्टूबर को, और चूंकि अक्टूबर पूरा फेस्टिव का मंथ होता है, तो कंजम्पशन 25-26 लाख टन मान लें अक्टूबर का, हाँ, मानना चाहिए, इतना मानना चाहिए। हाँ, दिवाली क्योंकि नवंबर में है तो It मानना ही means चाहिए। हाँ। कितना तो मतलब ये कि नवंबर में, मतलब आप लोगों के हिसाब से अगर बेस्ट केस सिनेरियो होगा तो मैक्स टू मैक्स हमारे पास 15 लाख टन चीनी का स्टॉक होगा, राइट? 1 नवंबर को। करेक्ट। तो सप्लाई टाइट हो जाएगी फिर तो नवंबर के महीने में। काफ़ी टाइट हो जाएगी उस केस से, और इंडिया की लेंथ और ब्रेड्थ को देखते हुए पता नहीं वो चीनी कौन से कोने में पड़ी रही देश के, और कितनी मार्केटेबल होगी। सो देर इज़ सप्लाई साइड इशू, मानो नहीं मानो, बट क्या है सर, वी आर ऑल्सो हेडिंग फॉर अ पीकिंग ऑफ एन एल नीनो पीरियड। अगर मानसून अर्ली विड्रॉ हुआ तो गवर्नमेंट के पास एम्यूनिशन इनफ है कि मिले जल्दी चालू कर सकती है, या जैसे अतुल सर ने बोला इम्पोर्ट कर सकती है।
जैसे अतुल सर ने बोला ना, ये सब हम लोगों को लगता है कि हम तेज़ी मंदी ये सब करेंगे। भारत सरकार हर चीज़ में अपना 25-30% प्रोक्योरमेंट करके ही चल रही है। आप पल्सेस ले लीजिए, ऑयल सीड्स ले लीजिए, शुगर इज़ एनीवेज अ मंथली रेगुलेशन, कॉटन में CCI है। तो ये तो ट्रेड बहुत कम कर रहा है, भारत सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है इसमें। सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि देयर वुड बी डबल इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस, शॉर्टेज इम्पैक्ट एंड अल नीनो इम्पैक्ट। हाँ, अल नीनो, बट उसको काउंटर करने के लिए अगर मिल्स जल्दी चालू हो गए तो सप्लाई इंप्रूव हो जाएगी। जब हम अक्टूबर नवंबर में आ रहे होंगे तब तक मानसून को लेके पूरी पिक्चर हमारे सामने होगी, और कितना डेफिसिट है, क्या है, सारी पिक्चर, और अल नीनो का भी क्लैरिटी आ जाएगा। तो अगर जो अल नीनो का डर अभी है, अगर वो बिल्कुल सही साबित हुआ तो इट मीन्स कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी प्राइस पे आ जाएगा, राइट? आएगी। तो अगर इतना कुछ हो जाएगा सर अतुल जी, तो सरकार देखती रहेगी क्या? सरकार तो कुछ करेगी। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप प्राइस के बारे में आप बड़े पर्टिकुलर हो। आज अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि शक्कर का कंजम्पशन 10% कम होना चाहिए, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन 10% कम होना चाहिए, सॉल्ट का कंजम्पशन कम होना चाहिए। अब अगर प्राइजेस को आप बहुत नीचे रखोगे तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा? तो मैं समझता हूँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आज प्राइजेस को जो अपने ये 38-40 रुपये होलसेल लेवल है, इसको बढ़ने दिया जाए, थोड़ा बहुत बढ़ने दिया जाए, उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। एडिबल ऑयल में भी हम लोग देख रहे हैं, शक्कर में भी देख रहे हैं, और बहुत सारे और कमोडिटीज़ में भी देख रहे हैं कि अगर प्राइसेस ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, थोड़ा कंजम्पशन में ड्रॉप आता है, तो डरना नहीं चाहिए, प्राइस बढ़ जाएगा। इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि अगर 2-3 रुपये 4 रुपये चीनी के दाम बढ़ गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत छोटी बढ़ोतरी है ये। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 3-4 रुपये बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाएगी। अगर 3-4 रुपये की बढ़ोतरी कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं है तो फिर उसका इम्पैक्ट डिमांड पे कैसे आएगा? 3-4 में क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ कि 5-7 भी बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है? आज की तारीख में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रफली हो गई है 42 से 43 रुपए। तो वो तो मिनिमम चाहिए इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए, अदरवाइज फिर किसानों के पेमेंट। 43 में तो चीनी बेची रही ना सर इंडस्ट्री अभी। कहाँ बेच रही है? 38 रुपए, 38 साढ़े 38 रुपये में बेच रही है। 38 साढ़े, हम होलसेल की बात कर रहे हैं। हाँ, होलसेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, 38 साढ़े 38। यूपी में जरूर 41 बिक रही होगी, वहाँ 2 रुपये ऊपर रखती है। पर तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा तो तकलीफ है महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिल्स को है कि वहाँ पे शक्कर भी बिकने में तकलीफ और प्राइस भी नहीं मिलता, और गन्ने का कीमत बढ़ती चली जा रही है। इस इंडस्ट्री के साथ में अच्छी बात यह है कि ये सबको मालूम है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। तो अगर मान लीजिए जैसे अभी अतुल सर कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट से कम है चीनी का प्राइस, कितना है सर? 42 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट। आज 42-43 रुपए से कम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर 42-43 से ऊपर जाए प्राइस तो हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई चीनी मिलों को फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, पेट्रोल डीजल में तो पता ही नहीं चल पाता है, वो अंडर, हमने आज तक अभी ओवर रिकवरी सुना ही नहीं, अंडर रिकवरी सुनते रह गए अब तक कि कितना अंडर रिकवरी है। खैर ठीक है, वो अलग मसला है। लेकिन अब अंशुल जी आप जरा बताएं, जो कि बैलेंस शीट टाइट है, इस पर सब एग्री कर रहे हैं, तो ऐसे में अब डायरेक्ट सवाल यही कि प्राइस क्या होगा चीनी का, शक्कर के दाम कहाँ जाएंगे? सी आई वुड से एज राइटली अतुल सर हैड सेड कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट कस्टमर इज किंग। सो कल से हम लोग यहाँ बहुत सारे लोगों ने आपस में मिले जुले बात किए, और सबका ये चल रहा था कि फंडामेंटल्स आर वेरी टाइट, आगे चीनी नहीं मिल रही है, तो आगे चीनी अगर नहीं मिल रही तो आइडियली सबको आना चाहिए, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड बाई। लेकिन फिर भी सेल्स डिप क्यों हो रही हैं, सेल्स स्लो क्यों जा रही हैं? आई पर्सनली फील इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि एक वर्ड हम लोग जो वी कीप रिपीटिंग, ऑर्गेनिक, कि ऑर्गेनिक फूड खाओ, हेल्दी है, ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेनेबल है। सो इन दैट सेम वे आई वुड से कि जो प्राइस इंक्रीमेंट हो, वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। आप ये बताइए कि चीनी की जो बैलेंस शीट है वो टाइट है, ये बात ऐसा नहीं कि आज ही हो रही है, मतलब ये मुझे लगता है पिछले कई महीनों से हो रही है कि बैलेंस शीट टाइट है, जब से एक्सपोर्ट को लेके बात शुरू हुई और बाकी चीज़ें। तो उसके बाद से चूँकि आप रिलायंस रिटेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दाम बढ़े हैं क्या रिटेल में चीनी के?
सर रिटेल में चीनी के दाम जो है वो स्टेगनेंट है, एज आई सेड कि जो कस्टमर है वो बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। जैसे ही आपके दाम बढ़ते हैं, चाहे वो रिटेल हो बढ़े या नहीं बढ़े, रिटेल हो या इंस्टीट्यूशन हो, रिटेल के जो दाम होते हैं इट इज ऑलवेज इन लाइन विद द मार्केट। नहीं बढ़े हैं क्या? व्हाट मिल्स इज तो ऑफरिंग मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कदम साहब कि ये जानते हुए कि आगे चीनी की डिमांड सप्लाई टाइट रहने वाली है, फिर भी रिटेल में दाम क्यों नहीं बढ़े? बेसिकली क्या है ना सर, रिस्क रिवार्ड जस्टिफाई ही नहीं करता ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर अ ट्रेडर टू पुट हिज मनी इन द गेम। और अभी हम सबको पता है देयर इज ऑलवेज एन एनालॉजी। अब अगर बियॉन्ड अ मैग्नीट्यूड अगर प्राइसेस जाते तो गवर्नमेंट विल अगेन कम विद स्टॉक लिमिट। आज अगर मिलों में पैसा लगा के पोजीशन लेनी है, ज़्यादा तेज़ी करवाने का माहौल करना है, तो आपको पैसा लगा के स्टॉक होल्ड करना है। देयर इज़ अ मंथली कोटा लिमिटेशन, मिलों को मंथली इन्वॉइस करना ही है, नहीं तो कोटा लैप्स हो जाता है। तो आपको शुगर कहीं वेयर हाउसिंग वगैरह करनी है, और धंधे में उतना मार्जिन ही नहीं दिखता है कि आप वेयर हाउसिंग करके मिल के बाहर माल रखो। ये सब चीज़ें वायबल लगती नहीं, तो हु इज़ गोइंग टू टेक दैट रिस्क? ओके नहीं, मतलब शेयर मार्केट में ये कहा जाता है कि जब किसी स्टॉक पे सब बुलिश हो जाए तो फिर वो तेज़ी रहती नहीं है उसमें, वो गिर जाते हैं दाम। एग्जैक्टली आप देखिए गोल्ड सिल्वर में अभी यही हुआ। जब गोल्ड 1,90,000 पे गया और चांदी 4 लाख के पार गई तो सब लोग तेज़ी में आ गए थे और कोई मंदी की बात सुनना भी नहीं चाहते थे। और उसके बाद देखिए हश्र हम सबके सामने है। तो सर कहीं यही हश्र अतुल सर चीनी का तो नहीं हो जाएगा? सब लोग तेज़ी में है, दाम बढ़े ही ना गिर जाए, नहीं कुछ ऐसा हो जाए? नहीं, चीनी के भाव बढ़े नहीं है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि बढ़े बढ़े बढ़े, बढ़ ही नहीं रहे हैं। अच्छा। वो वहीं के वहीं है। वो तो पॉसिबली वो जो एक्स्ट्रा लोगों ने बेच दिया, जैसा कि आप भी बोल रहे थे और कल कुछ और लोग भी बता रहे थे, तो वो हो सकता है मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्रेशराइज कर रहा है प्राइसेस ओके। को। पर मेरा मानना ये है कि ये सब भी प्रेशर्स खत्म हो जाएंगे। 2-3 रुपए की तेजी अगर किलो के ऊपर हिंदुस्तान में आ जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे ही अगस्त सितंबर चालू होता है तो उस पीरियड में 30 त्योहार भी बढ़ते हैं, तो हो सकता है 2-3 रुपए तो सर इस लेवल से बढ़ सकता है। एक लाइन का सवाल कि 1 नवंबर 2026 को हम चीनी किस भाव पर खरीदेंगे, या चीनी हमें मिलेगी किस भाव पे? महाराष्ट्र कर्नाटका मेरा मानना है कि 42 से 43 रुपए की रेंज, होलसेल की बात कर रहा हूँ मैं। होलसेल की बात सब लोग तो चूंकि और होलसेल की बात यूपी सुनना चाह के रहे हैं। समझ लीजिए 44-45 रुपए। यही, इससे ज़्यादा नहीं? अगर ऊपर जाने लगा तो ये टीवी पे सबकी हालत ठीक खराब है। कर देगा। ठीक है अंशुल जी, आप बताइए 1 नवंबर 2026 शुगर का प्राइस क्या होगा? मैं नवंबर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्रशिंग उस वक्त शुरू हो रही होती है और तब तक अलिनो ऐसा ही है। बाकी सारे फैक्टर आ जाएंगे। My personal number for Maharashtra would be like near to 41 rupees, and UP would be like 43. अभी कितना है महाराष्ट्र? Maharashtra is trading at 38 and a half. बस 200-300 रुपए की तेजी गुंजाइश है बस। क्या? सर आपका टेक? हाँ, उसी के दरम्यान है सर। बट Same. सी आप अगर देखोगे उतने की मिलों में तो ऑलरेडी 3-4 महीने का कैरी कॉस्ट है, तो उसमें तो 1,000-1,500 रुपये तो ब्याज और वेयर हाउसिंग में ही निकल गए। तो उसमें रियल तेजी कितनी है आप देखो ना। हाँ आप सोयाबीन का देख लीजिए, 4500 की सोयाबीन 75 से हो गई। शुगर में तो इतना होगा ही नहीं कभी। राइट। तो ये तेजी वगैरह ठीक है, जो बिल्कुल घर गृहस्थी चलाता था वो थोड़ा गाड़ी खरीदने के मोड में आ ठीक है। जाएगा, मतलब उससे आप ज़्यादा की कोई सब तेजी लोग- नहीं है। सब लोग एक ही पिच पे हैं। मतलब आप सब लोग ये कह रहे हैं कि 300 रुपए के आसपास की तेजी ही अभी से लेकर नवंबर तक में आएगी, इससे ज़्यादा नहीं, राइट? तो सर 300 रुपए की तेजी पर अतुल जी आपको लगता है कोई और एक्शन तो नहीं होगा फिर गवर्नमेंट की तरफ से? इतना तो चलता है, 300 रुपए तो कुछ भी नहीं है, मतलब वैसे अगर देखा जाए तो। एक गवर्नमेंट बोलती है कि हम तो चाहते हैं कि भाव ऊपर हो, हाँ। पर जैसे ही अगर भाव ऊपर होने लगते हैं वैसे चुनाव आ जाता है, ऐसा कह रहे हैं? तो फिर क्या नाम स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर और फूड की रेट Stock और limit। ये रेट और वो रेट सब चालू हो जाती है। तो कहीं न कहीं उसकी विरोधा- गुंजाइश है क्या अभी आपको लगता है? वो एक कहावत है, मैं जाते जाते सुना देता हूँ। पिक्चर थी एक मुगल आजम, उसमें था ये क्या नाम सलीम और अनारकली के बारे में बात हो रही थी, अकबर बादशाह और सलीम की। तो अकबर बोलते हैं, अकबर थे पृथ्वीराज कपूर, कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तो इसमें सलीम कौन है सर? इसमें अनारकली है इंडस्ट्री हाँ और सलीम है किसान। अच्छा। तो किसान इंडस्ट्री को मरने नहीं देगा हाँ, और गवर्नमेंट इसको जीने नहीं देगी। जीने नहीं देगी। बहुत बढ़िया। अब जब अंशुल जी क्विकली, जैसे 300 रुपए के आसपास की तेज़ी की बात आप सब लोग कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि 300 में सरकार को कोई फिक्र नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है?
सर इंटरवेंशन में बोला कि अगर जैसे ऑर्गेनिकली प्राइस बढ़े कि ये 300 रुपये ऑल ऑफ सडन आप अभी बढ़ा दो, अगले महीने बढ़ा दो, ये ऑब्वियसली बढ़ा दो अपने हाथ में थोड़ा है कोई बड़ा, वो तो ये- मार्केट बढ़ाएगा ना, ये घटाएगा। क्या होता है मार्केट में भी नंबर्स घूमते हैं, ऑल ऑफ सडन जो प्राइस राइज या आप ये कह रहे हो कि स्पेकुलेशन इंडस्ट्री अपने हिसाब से बढ़ा देती है दाम। स्पेकुलेशन जो आता है दैट गवर्नमेंट विल नॉट लाइक, बट ऑब्वियसली जैसे डिमांड सप्लाई आती है और आप टाइट होते जाते हो एंड यू आर सीइंग कि हाँ अब मैं एक्चुअली सिचुएशन टाइट है, वाकई शुगर नहीं है Exactly. विच इज देयर, Right. तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कम हो जाता है। Right. बट इफ यू गो ऑन द तेजी राइट नाउ ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल इंटरवीन भाई कि अभी तो है ना, अभी क्यों तेजी अब करना कदम साहब, चूंकि आप इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, आप ट्रेडिंग के डायनेमिक्स को समझते हैं, बहुत सारे ट्रेडर होंगे शुगर के जो बहुत दूर दराज से आए हैं सुनने के लिए, उनको बताइए कि चीनी में उनकी स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि 300 रुपये की तेज़ी आप लोग बता रहे हैं, 300 की तेज़ी के लिए चीनी अभी स्टॉक रखना या फ्रेश स्टॉक करना ठीक है क्या, करना चाहिए क्या? स्टॉकिंग तो नहीं, बट माल हाथ में रख के चलना चाहिए। डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड है, तो जनरली शुगर में इतनी नहीं होती है कंस्ट्रक्टिव मार्केट, इस बार है तो माल लेके चलना चाहिए। तो शुगर ट्रेडर का पैसा बनेगा, ये बताइए। बनेगा, Sugar बेटर trader का बनेगा, पैसा लास्ट कैसे ईयर बनेगा? से बनेगा? लास्ट ईयर से बेटर बनेगा बनेगा। बनेगा। चलिए 2-3 सवाल हम ले पाएंगे क्विकली, अगर आप में से कोई पूछना चाह रहे हैं तो। यस प्लीज। एक सेकंड सर, माइक आपके पास। छोटा सवाल पूछें सर, ताकि प्रॉपर जवाब। सर शुगर में भी क्या हो गया ट्रेंड कि जो व्यापारी लोग हैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पास पहले होता था कि जितना माल उसके गोडाउन में है उतना उसके रास्ते में रहता था, और अभी इतना डेस्परेट है अपना मार्केट कि एक तेजी का फायदा मिलता ही नहीं है। और जो लोग पुरानी पीढ़ी के हमारे जैसे लोग ट्रेड में हैं वो कर रहे हैं, उनके बाकी सबके बच्चे जॉब में या फॉरेन में सब जगह हैं। तो ट्रेड नया तो कुछ बढ़ता नहीं है और हम लोगों को दूसरा कुछ आता नहीं है, और हालत ये हो रही है कि डरते डरते लोग व्यापार करते हैं और एक्स्ट्रा कोई भी करेज करता ही नहीं है। Okay. और दूसरी बात क्या है कि जो आप सर ने बोला कि महाराष्ट्र में ये रेट हो जाना चाहिए, यूपी में ये रेट हो जाना चाहिए, आप मुझे बताइए कि आज मिडिल क्लास जो पब्लिक है या कोई भी जॉब करता है अदर देन प्रोफेशनल्स, बाकी उनको मिलता है मान लो 15,000 20,000 में बच्चे अभी मिलते हैं सब नौकरी पे, और बाकी जो मजदूर वगैरह ये लोग होते हैं उनके घर में 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, क्योंकि उनके 5 आदमी तो 5 कमाते हैं, तो उसको कोई शक्कर महंगी ही नहीं पड़ती। पर ये तो खाली अपना नजरिया है कि 50 रुपया हो गया तो तेज हो गया या तेज हो गया, दाल वाल ये वो कुछ भी रेट हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क तो वहीं पड़ता है सर। नहीं, आप लेकिन- आइए कभी दाल वाले कॉन्फ्रेंस में, नहीं आप आइए, आप देखिए कैसा फर्क पड़ता नहीं, है। पर मेरा कहने पर का जो मतलब ये है कि आप- चीनी का नहीं, रेट आप जो बात बोले ना वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। व्यापारी अगर माल नहीं रखेगा तो तेजी कहाँ से आएगी? हाँ, तो सप्लाई चेन जो है वो छोटी होती जा रही, श्रिंक Right. होती जा रही, ये तो फैक्ट है। आप जो फैक्ट है सर। चलिए परफेक्ट, यस सर। सरदाना जी, सरदाना जी वकील हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सर आप इकोनॉमिक्स वाला सवाल पूछें आज, छोटा थोड़ा सा। बिल्कुल वकील सर, वाला जैसा नहीं। आपका आदेश हो। हाँ। मेरा ये मानना है सर कि जो बात निकल के आ रही है कि शॉर्टेज है, और शॉर्टेज है तो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, सप्लाई कंस्ट्रेंट है तो आपको फिर क्या चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी? पहला सवाल। अगर चीनी इंपोर्ट होगी, 100% कस्टम ड्यूटी है, तो लैंडेड प्राइस तो 80 रुपये के आसपास होगा। उस स्थिति के अंदर 80 रुपये की चीनी इंपोर्ट करके डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस स्टेबलाइजेशन का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। अब सवाल इस बात का है कि क्या आने वाले दिनों में हम चीनी की कस्टम ड्यूटी कम होते देखेंगे? पहला सवाल। और दूसरा इस बात को लेके कि अगर शॉर्टफॉल है तो फिर सरकार सप्लाई, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी है, सप्लाई कैसे मैनेज करेगी? क्योंकि अगले साल 2 बड़े इलेक्शन हैं। अतुल जी, आपके दोनों बातों का मैं जवाब देता हूँ। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शुगर को एसेंशियल कमोडिटी कहना ही गलत है। आज अगर 100 टन शुगर होती है तो उसमें से 65 टन तो इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल जाता है। कंज्यूमर यूज़ करता है, केवल 35% है जो डायरेक्ट हाउस होल्ड में जाती है। सेकेंडली, आज की तारीख में अगर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो 40, 45, 50 रुपए शुगर हो जाएगी तो मैं नहीं समझता कोई हेवंस आर गोइंग टू फॉल। और अगर मान लो खुदा न खास्ता हो जाती है तो ड्यूटी को 100% रखने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, तो वो तो ड्यूटी तो सरकार के हाथ में है। इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस आज भी हिंदुस्तान से कम हैं, पर वो अलग बात है कि हिंदुस्तान की करेंसी थोड़ी वॉबली हो गई है इसलिए ऊँची हुई, तो ड्यूटी तो आप ऑलवेज यू कैन प्ले अराउंड विद। लेकिन सर ये जो आपने कहा कि 60% बल्क कंज्यूमर है शुगर में, वो ठीक है, आंकड़ों में दिखता है। अल्टीमेटली बल्क कंज्यूमर अगर है तो वो प्रोडक्ट तो
आम कंज्यूमर के लिए बना रहा है। मान लीजिए आईटीसी खुद चीनी तो खाती नहीं है, या रिलायंस खुद तो खाती नहीं है, वो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक, बाकी अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को ही पास ऑन होता है ना, तो घुमा फिरा के आना हमारी आपकी जेब पे ही है वो। पर ये बेवरेजेस हैं, ये सब ये एसेंशियल कमोडिटी हाँ, नहीं है। वो ठीक है, ये इससे उसके agree करता हूँ। उसके बगैर आपका हाँ, जीना नहीं वो ठीक हराम है, होगा। बिल्कुल ठीक बात। यस राहिल भाई। हाँ झा साहब, द क्वेश्चन इज सर, असेंशियल कमोडिटीज़ नहीं होनी चाहिए, बट मैंने तो कहीं देखा नहीं कि किसी ने इसके ऊपर पहल की है कि नहीं होनी चाहिए। अतुल जी ने किया ना पहल। नहीं, ये तो यहाँ पर है, हाँ, सरकार को लिखना चाहिए, बिकॉज हम तो आज भी शुगर कंट्रोल ऑर्डर पे थे। अतुल जी Last ब्रांड week एम्बेसडर बनाओ आप लोग। मतलब हम sugar तो और industry थे का। कि किसानों को पैसा और कम मिले ना मिले, हम खान इसको बैन करा दो उसको, तो मेरे ख्याल से असेंशियल कमोडिटीज़ नहीं होना चाहिए सर। इसके लिए somebody has to approach the government. I think we have not even one sense. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आर यू कन्विंस्ड कि नहीं होना चाहिए? सर मैं तो देखो आज की तारीख में शक्कर खूब खाता हूँ। आई हैव माई डियर शेयर इन द मिठाई। आई पर्सनली फील के लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ आर इकोनॉमी एंड कंट्री टुडे, आई थिंक आप और मेरे नज़रिए से नहीं होगा, बाकियों के नज़रिए से होगा। नहीं, और essential ये commodity- बहुत बड़ा एक तबका है जिनका नज़रिया ये है कि वो असेंशियल है और रहनी चाहिए। तो आई थिंक आप और मैं एसेंशियल कमोडिटी से चीनी हट जाएगी, आप इस बात की गारंटी लो कि इसका खामियाजा किसी भी पार्टी को चुनाव में नहीं भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, देखिए असेंशियल कमोडिटी से ज़्यादा बेहतर है कि इंडस्ट्री की डीकंट्रोल की बात हो। हाँ, क्योंकि आज गन्ने से लेके एथेनॉल के प्राइस तलक के हर चीज़ कंट्रोल्ड है। एक्चुअली आपकी बात ठीक है, अतुल जी ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया, आप भी ठीक कह रहे हैं कि भाई चीनी अगर कोई नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, ये Correct. बात बिल्कुल ठीक है। प्याज भी नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा, है ना। लेकिन प्याज आप देखिए, प्याज ने कितनी सरकारें गिरा दी हैं देश में, कितनी सरकारें बना दी हैं, तो ये बात ठीक है कि अब इसमें अब सर पुराने वो format को- 1999 का दौर था, 2025 का है, वो दौर बदल चुके हैं कि कांदे के लिए सरकार गिर चुकी है। नहीं नहीं आजकल वो फिलॉसफी नहीं है। नहीं नहीं I आप think देखिए, हम अरे नहीं, पास नहीं, philosophies अरे पे नहीं, चलेंगे राहिल तो भाई जाए। बिल्कुल नहीं। अभी आप देखिए जब चुनाव का वक्त आता है ना, आप देखो कि प्याज पे सरकार का क्या रुख होता है, आप देखो कि चीनी पे क्या रुख होता है, ऑयल पे क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें लोग ना खाएं तो मरेंगे नहीं। ये दाल चावल मतलब रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी अब सरकार कितनी एक्टिव होती है। आप देखो, आप चुनाव के टाइम पे देख लो, आप प्याज में देख लो कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था इलेक्शन से ठीक पहले। सर एक चीज़ तो पक्की है, जब तक आप हो ना तेजी आएगी ना मंदी आएगी। क्या मार्केट स्टेबल रहेगा? अच्छा, only one thing I would like to add with Atul bhai, and then I will hand over the mic to whomsoever. Atul bhai, I still remember your article in the Economic Times as a young boy reading about it, जहाँ इन्होंने असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में, इन्होंने तो अभी अनारकली का फॉर्मूला नया लाया है। इनका पुराना फॉर्मूला तो मदर इंडिया के लाला का था, वो जो वाइट सदरे के अंदर वाइट धोती में, और वो खड़ा होता था जब स्टॉक लिमिट लगती थी। वो कौन है लाला? आई थिंक वो मेटाफर ज़्यादा सूट करता है सर। अनारकली तो बात का इजाद है। तो अभी लाला कौन है इंडस्ट्री का? एक ही मदर है- इंडिया वाला। एक ही है जो आपके लेफ्ट में बैठा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो मतलब एक हेडलाइन सवाल हाँ। मृत्युंजय, अगर क्रूड के रेट और बढ़ते हैं और सरकार की ब्लेंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है, और इंडस्ट्री की पैरिटी के लिए इशू है बिटवीन इथेनॉल वर्सेस शुगर, तो असेसमेंट क्या ये है कि इथेनॉल के प्राइस बढ़ेंगे ताकि सप्लाई बढ़े? और अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी अगर शुगर पे सप्लाई कंस्ट्रेंट है तो आगे इशू क्या आएगा? क्योंकि देयर इज अ सब्स्टिट्यूटेबल फैक्टर, हाँ, तो और कंट्री की इकोनॉमी फ्यूल इज बिकमिंग मोर क्रूशियल देन शुगर, तो जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे उसको कंपनसेट करने के लिए, और डॉलर हमारे पास नहीं है, राइट। तो डेस्परेटली हमें इथेनॉल चाहिए होगा टू कंपनसेट इंपोर्टेड फ्यूल। मतलब सरदाना जी ये कहना चाह रहे हैं अतुल सर कि जो फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट थी वो बदल जाएगी, मतलब फ्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपेयर फ्यूल टू जीत फूड। रहा है, फ्यूल हाँ। जीत रहा है। हाँ, ये आज कहना मुश्किल है, तो क्या होता है क्या नहीं होता। आज तो सुन रहे हैं कि सब अग्रीमेंट हो गया उनका, सर मुझे तो नहीं लगता अक्टूबर तक, क्रूड भी जब 90 तक के नीचे इजराइल चला में गया। चुनाव नहीं होते और नेतन्याहू हारते नहीं, तब तक एग्रीमेंट मुझे नहीं दिख रहा। ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एक चीज़ तय है कि अगले सीज़न एल नीनो ये सारे इफेक्ट होने के बावजूद मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान शुगर सेक्टर 3 मिलियन से ज़्यादा डाइवर्ट करेगा। ओके, यस सर। हाँ, माइक। आई थिंक
somebody has bribed the person या with the bell, your bell is not ringing. क्योंकि अभी आप पकड़े गए हो ना सभी लोग, हाँ मुझे लग रहा राइट। तो सवाल ये है कि हम अब सब जो है ये एल नीनो की बात आज कर रहे हैं। जो क्लाइमेट फोरकास्ट है जिसने इसके बारे में बहुत पहले लोगों को उजागर किया था, ये मुझे याद है 2025 नवंबर दिसंबर के आसपास क्लाइमेट साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि बड़ी तेज से कह रहे थे, ऑफकोर्स अनसर्टेनिटी होती है उसमें, लेकिन ये ज़रूर कह रहे थे कि आने वाला जो समर है, धूप काल का जो समय है, इसमें एल नीनो की जो है उपस्थिति होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हालांकि नोवा ने 2 दिन पहले सबमिट किया कि हो गया है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शुगर इंडस्ट्री पिछले 6 महीने से इसके बारे में कोई चहल पहल हुई थी या नहीं हुई थी, और क्यों आज इतने जोर से इसके बारे में चर्चा हो रही है? बेल दब गया। आंसर कौन देना चाहेंगे? चर्चा आज इसलिए हो रही है कि आज सब लोग मौजूद हैं। चर्चा इसलिए हो रही है कि इन्होंने कॉन्फ्रेंस अभी रखवाया है हेमंत जी ने। 6 महीने से हो रही है। अगर इन्होंने 2 महीने पहले रखवाया होता चर्चा तब भी कर लेते हम। चर्चा का मतलब ये है कि इसकी जो पहल है, इसके जो सुझाव की हम बात नहीं, कर आपकी रहे बात से बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये चर्चा लगातार हो रही है, हमने कई बार कवर भी किया है इसको शुरुआत से ही। जब इनफैक्ट पहला जो आपका फोरकास्ट आया था IMD का, उससे पहले ये बात हो रही है कि इस बार मानसून को लेकर सिचुएशन थोड़ा टाइट है। हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आती है, उसके ऊपर फिर डिबेट होता है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। हेडलाइन ये है इस पैनल से कि नवंबर तक चीनी के दाम 200-300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, पैनिक नहीं करना है। आप सबके लिए सुझाव इन लोगों ने दे दिए हैं कि चीनी में आपको मुनाफा हो सकता है, आपको स्टॉक करना है, होर्डिंग नहीं करनी है, दोनों में फ़र्क है। तो मतलब ट्रेड तो करना ही है, मतलब ट्रेड के बिना तो काम चलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली चीनी की डिमांड सप्लाई का सिचुएशन टाइट रहने की आशंका है, इसको ध्यान में रखकर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका इस पैनल में जुड़ने के लिए और वैल्यूएबल इनसाइट्स देने के लिए। थैंक यू सर। It was a very enjoyable session for all of us. Thank you so much for that, and I loved how sweetly you all stood and you were waiting to know what has to be done. Can we please have a huge round of applause, ladies and gentlemen? This was our final session of our conference for 2026. It's been such a wonderful journey. We will quickly take a moment to felicitate our moderator and all our wonderful panelists. May I please welcome on stage Mr. Hemant Shah. I request you to join us on stage and present a memento of our respect and appreciation to all the speakers on stage. Let's begin with our moderator, Mr. Mrityunjay Jha. Anshul Sharma. Audience, this is the last session. Can we all please give them a clap? Atul Chaturvedi. Vijendra Singh. Sandeep Kadam.